नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल मनियारम जिसकी राइटर है माहा गुल, इसकी ये 12वीं एपिसोड है और थोड़ी देर पहले आप लोग इसकी 11वीं एपिसोड भी सुन चुके हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी 12वीं एपिसोड को बगैर किसी देर के। तुम बहुत प्यारी लग रही हो सिबगा। दुल्हन बनी बैठी सिबगा शाह के पोस्ट पर खड़े होते, आईने में नज़र आते सिबगा के अक्स को देखते मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो सिबगा शाह ने नज़रें उठाकर हुरिया शाह को देखते नज़रें अपने अक्स पर जमाई थी। स्याह रंग पहने पूर सजी, शायद वो पहली ही दुल्हन थी। मगर मेरा नसीब आईने में नज़र आते मेरे अक्स की तरह खूबसूरत नहीं, इस पहने हुए स्याह लबास की तरह तारीख है। सुर्ख होंठों के करीब झूलती नथ पर उंगली फेरते सादा से लहजे में कहते, गर्दन तिरछी करके हुरिया शाह के चेहरे को देखा था। अब तुम ज़्यादा सोच रही हो, फजूल की सोचें छोड़ दो, अब से छोड़ दी। अब तो अपने सर के साईं के पीछे पड़ना है और ज़िंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ना। सिबगा के जवाब पर हुरिया ने मुस्कुराते हुए सर नफ़ी में हिलाया था। तुम आइस को सच बता दो हुरिया, कब तक इस डर के साथ अपने रिश्ते को लेकर चलोगी, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। सामने टेबल से सामान उठाने के लिए बढ़ते हुरिया के बाजू पर नरमी से हाथ रखते हुए कहा तो हुरिया ने खामोश नज़रों से सिबगा शाह को देखा था। सच बोलने की हिम्मत है मुझ में, लेकिन सच बोलकर अगर मैं उसे खो दूँ, ये हौसला नहीं है मुझ में। सच बताना आसान है, लेकिन उस सच बताने के नताइज नहीं देख सकती। इंसान भी मोहब्बत में कितना बेबस होता है ना। कभी रिश्ता बचाने के लिए सोचो झूठ बोलता है और कभी रिश्ता बचाने के लिए सच भी नहीं बोल पाता। उंगलियों के आपस में उलझाते थके थके लहजे में जवाब दिया तो सिबगा शाह ने नरमी से हुरिया के दोनों हाथ थामे थे। सच से बड़ी कोई हकीकत नहीं होती हुरिया। सच बहुत सी हकीकतों को वाजे कर देता है। सच उन सब को भी सामने ले आता है जो आपके हैं और उनको भी जो नहीं है। उसे बताओ, अगर वो तुम्हारा हुआ तो इस सच के साथ उसकी मोहब्बत भी वाजे हो जाएगी। अगर नहीं तो हुरिया आइस खान नहीं, हुरिया शाह बन जाओ। हुरिया के सामने खड़े होते एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा तो हुरिया ने सर इस बात में हिलाया था। लेकिन फ़िलहाल तो ये सच है कि सब हॉल के लिए निकल चुकी हैं, बस तुम ही रह गई हो। अभी तो वहाँ जाकर पुप्पो ने गुस्से होना है कि जब रेड लहंगा था तो ये क्यों पहना। तुम भी समझ से बाहर हो सिबगा। सिबगा शाह के लहंगे को संभालते तासुब से कहा तो सिबगा ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए थे। लोगों की शादी होती है तो उनकी दुल्हनें तैयार हुई अपनी बारात का इंतज़ार करती हैं। यहाँ मेहमान, बारात, दुल्हनें सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो शहज़ादियाँ तैयार होकर आएँ और काजी साहब निकाह जैसा अहम फरीज़ा जल्द से जल्द अंजाम देकर घर को जा सके। गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे पर सख्त तासुरात सजाए, मुंह में बुड़बुड़ाते होंठ सख्ती से भींचे थे। एक नज़र मोबाइल में नज़र आती गाड़ियों की लोकेशन पर डालते अरमगान खान ने अपनी जानिब आते वली खान को देखा था, जिनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मजबूत कदम जमाते अपनी बारोब शख्सियत लिए वो मेहमानों से मिलते अरमगान खान की जानिब आ रहे थे। इस दुश्मनी ने उनकी कमर तोड़ दी थी और अभी इसी ख़त्म होती दुश्मनी को देखते वो जैसे एक बार फिर से जी उठे थे। वो जो डर अपने पोतों को खोने का उनके चेहरे पर वाजे रहता था अब कहीं भी नहीं था। सुर्खों सफ़ेद पठानी नकूश वाले चेहरे पर सकून भरी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, जिसे देखते अरमगान खान के होंठों पर भी मुस्कुराहट रेंग गई थी। ओह मेरे प्यारे दाजी, आप बैठ जाइए, आ जाएंगी आपकी शहज़ादियाँ। वली खान के कंधे पर बाजू फैलाते मुस्कुराते हुए कहा तो वली खान ने सरसबात में हिलाया था। आज हम बहुत खुश हैं छोटी खान, बहुत खुश। आज वली खान का दिल कर रहा है कि इन सब खुशियों के बदले कोई जान भी मांगे तो वली खान अपने बच्चों की खातिर खुशी खुशी कुर्बान कर दे। खुशी से भरपूर लहजे में कहते अरमगान खान की पीठ थपथपाई तो अरमगान खान ने शिकवा कुना नज़रों से वली खान को देखा था। आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा दाजी, और अभी तो आपने छोटे खान की मिनी छोटे खानों को भी देखना है। मेरी छोटी छोटी शहज़ादियों ने अपने परदादा के कंधों पर झूले लेने हैं। अभी तो आपके दूर दूर तक जाने के कोई चांसेस नहीं। चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए कहा तो वली खान ने घूर कर अरमगान खान को देखा था। कितने मिनी खान और छोटी शहज़ादियों का प्लान है तुम्हारा? यही कोई 10-12, बाकी बाद में दाजी की बहू से बातचीत करके डील फाइनल। अपने अकब से आती आवाज़ पर गौर किए बिना दाजी को आंख मारते रवानगी में कहते ज़बान को एकदम ब्रेक लगी थी, जबकि अरमगान खान की बेशर्मी पर दाजी उसे गुस्से से घूरते वहाँ से पड़ चुके थे। अरमगान खान ने खुश्क पड़ते होंठों को तर्क करते ज़बरदस्ती मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते पलट कर अपने सामने सुर्ख चेहरा लिए खड़े बला शाह को देखा था।
जो स्याह रंग की शेरवानी पहने, दोनों हाथ पुष्ट पर बांधे वजीहा चेहरे पर सख्त तासुरात सजाए घूर कर अरमगान खान को देख रहा था। हेलो बलाज लाला, कितने हैंडसम लग रहे हैं। मेरा मतलब कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। मैं आता हूँ। जरगाम लाला बुला रहे हैं मुझे। शायद पूरी दुनिया में शायद बलाज शाही था जिसके सामने अरमगान खान की फराटे भरती ज़बान लड़खड़ा सकती थी। बलाज शाह को जवाब देते झटके से पढ़ते वो वहाँ से 9-2-11 हुआ था। कितने हैंडसम लग रही, जबकि बलाज शाह ने अरमगान खान के लफ्ज़ दोहराते बेसाख्ता सर नफ़े में हिलाया था। अस्तगफिरुल्लाह, बहनोई ना बनने वाला होता तो गर्दन तोड़ देता। शेरवानी के बटनों पर हाथ फेरते मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाते कदम आगे बढ़ाए थे। ओह बलाज लाला, उर्दू ख़राब हुई भी तो कहाँ, ऐसे साले के सामने। दूर जाते बलाज शाह की पुश्त देखते गहरी सांस भरकर कहते। अरमगान खान ने सर झटका था। उन चारों को ब्राइडल रूम में बैठा दिया गया था। काजी साहब के साथ आइस और जरगाम ब्राइडल रूम में आए थे। निकाह की कार्रवाई अंजाम पाई तो मर्दों ख़वातीन दोनों जानिब मुबारकबाद का शोर गूंज उठा था, जबकि छोटे खान के दोस्त यारों ने फायरिंग करके आसमान सर पर उठा लिया था। ढोल की आवाज़ हॉल में दूर दूर तक गूंज रही थी। क्या था अगर तुम इन फजूल के दोस्तों को डेरे पर रखते और हॉल में सिर्फ दोनों हवेली के लोग आते तो हम भी सुकून से एंजॉय कर सकते। ब्राइडल रूम से बाहर निकलते जरगाम खान का बाजू थामते रूम के पिछले हिस्से के जानिब लाते झुंझलाए हुए लहजे में कहा तो जरगाम खान ने बगौर अकीदत शाह के तपे तपे चेहरे को देखा था। ग्रीन रंग की भारी गोल्डन कामदार साड़ी पहने, नफासत से किए गए मेकअप और सुर्ख लिपस्टिक ने हुस्न में मज़ीद इजाफा किया था। गोल्डन बालों का जूड़ा बनाए चंद आवारा लेटी चेहरे के गिर्द हाला बनाए हुए थी और उन सब को मात देती सब्ज नगीनों सी आंखें उसके हुस्न को 4 चांद लगा रही थी। कैसे एंजॉय करना था तुमने? पहलू में गिरे हाथों को अपनी पुरतपिश गिरफ्त में लेते खुमार आलूद लहजे में इस्तफार किया तो अकीदत शाह ने शिकवा कुना नज़रों से जरगाम खान को देखा था। पहले इतने दिनों बाद घर आए, रात भी डेरे पर रुके और अब यहाँ आकर भी तुम मेरे सामने नहीं हो। तुम यहाँ मेरे सामने नहीं हो तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तुम्हें अब मेरा कोई ख्याल ही नहीं जरगाम। शौहर होते ही ऐसे हैं, बीवियाँ जितनी भी मोहब्बत कर लें कदर ही नहीं करते। खफा लहजे में कहते हाथ छुड़वाकर जरगाम खान के कॉलर को दोनों हाथों में दबोचा था, जबकि जरगाम खान के होंठ का किनारा दांतों तले दबाते शौक नज़रों से अकीदत शाह को देखते, दायां बाजू अकीदत की कमर में लपेटते झटके से रुख बदलते अकीदत को दीवार से पिन किया था। वो तो ठीक है कि मैं तुम्हारी नज़रों के सामने रहूं, मगर खान की जान तुम ऐसे सजी सवरी मेरी आंखों के सामने रहोगी तो खान के लिए खुद को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा ख्याल करते करते खुद बेहाल हो जाऊंगा। एक बाजू गर्दन के गिर्द लपेटे जबकि बाएं बाजू को पीछे दीवार पर टिकाए, चेहरा अकीदत शाह के चेहरे पर झुकाए, नाक को गाल पर ट्रेस करते अकीदत शाह की तेज़ चलती सांसों में गहरी सांस लेते सुलगते होंठ शिद्दत से गाल पर रखे थे। साफ कहो कि दोबारा जाने लगे उस तरफ। इस तरह बहाने मत बनाओ और ये भी बता दो कि खान जनाब दोबारा अपने रुख रोशन का दीदार कब करवाएंगे? तपे तपे लहजे में कहते, होंठों का किनारा दांतों तले दबाते, कभी उन्हें खोलती कभी बंद करती। खफा खफा सी वो जरगाम खान को अपने दिल में उतरती महसूस हुई थी। तुम भी साफ कहो न जाने जरगाम कि अपनी इन अदाओं से तुम खान की जान लेना चाहती हो। तुम एक बार कहो मैं तुम पर कुर्बान ना हो जाऊँ, फिर कहना। झटके से एक बाजू कमर के गिर लपेटते अकीदत को खुद में भेंचा था। इससे पहले अकीदत शाह कुछ कहती कि वो पूरी शिद्दत से उन सुर्ख गुलाब सी पंखड़ियों पर झुकता चला गया था। जरगाम खान के सुलगते होंठों का जानलेवा लम्स महसूस करते अकीदत ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर जमाए थे। होंठों पर बढ़ती शिद्दत और रुकती सांसों को महसूस करते जरगाम खान के कॉलर को खींचा था, मगर वो अनजान बना उसी शिद्दत से झुका रहा था। अपनी गर्दन पर अकीदत के नाखूनों के बढ़ते दबाव को महसूस करते जरगाम खान के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। तभी लम्हे में पीछे होते बिना अकीदत को समझने का मौका दिए वो उसका रुख बदलता दीवार की जानिब कर चुका था। अकीदत के बाजुओं को पुश्त पर बांधते चेहरा उसकी गर्दन में छुपाया था, जबकि फूली हुई तेज सांसों को बामुश्किल काबू पाते अकीदत शाह ने गर्दन तिरछी करते घूर कर जरगाम खान को देखा था। हटो जरगाम, छछोरे इंसान, मेकअप तो मेरा ख़राब कर चुके, अब मेरा दिमाग ख़राब मत करो वरना सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। दबे दबे लहजे में चिल्ला कर कहते। खुद को छुड़वाना चाहा तो जरगाम खान ने बायां बाजू कमर से गुजारते पहलू में रखा था, जिसे महसूस करते अकीदत ने सख्ती से आंखें मीचते होंठ का किनारा दांतों तले दबाया था।
और तुम हमेशा की तरह मेरी नीयत ख़राब कर चुकी हो खानम, खुमार आलूद लहजे में कहते, होंठ गर्दन पर रखते। जूड़े में कैद बालों को झटके से पुश्त पर खुला छोड़ा था। जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो खानम, कंधों से थामकर सामने करते नरम लहजे में कहा। तो अकीदत शाह ने नाक सुकोड़कर जरगाम खान को देखते सर जरगाम खान के सीने पर टिकाया था। करवा लो जितना इंतज़ार करवाना है, जब मैं करवाऊंगी ना तब पता चलेगा खान के इंतज़ार करना कितना अजियतनाक होता है। अकीदत शाह के अल्फाज जरगाम खान को अपने सीने में तीर की तरह चुभते महसूस हुए थे। अभी वो कुछ कहता कि मोबाइल पर आती कॉल की आवाज़ सुनते, गहरी सांस लेते, बाजू अकीदत के गिर लपेटते उसे खुद में भेजा था। चल हमें आंखें बंद किए। अकीदत शाह को महसूस करते नरमी से पीछे हटा था। दोनों हाथों के प्यालों में अकीदत का चेहरा भरते अंगूठे से होंठ के करीब बिखरी लिपस्टिक को साफ किया था। नरमी से होंठ माथे पर रखते झटके से पड़ते वहाँ से निकलता चला गया था, जबकि अकीदत शाह ने पैर पटकते कदम ब्राइडल रूम की जानिब बढ़ाए थे। वो चारों स्टेज पर खड़े अपनी दुल्हनों का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी हॉल की सभी लाइट्स ऑफ हुई थी। स्पॉटलाइट सामने एंट्रेंस की तरफ रोशन हुई तो वो चारों अकीदत और हुरिया के हमरा स्टेज की जानिब आ रही थी। इन्हें स्टेज के करीब आता देख बहराम शाह उनकी जानिब बढ़ा था। बहराम लाला, आप अपनी वाली का हाथ पकड़िए, उसका हाथ थामने के लिए कोई और है। बहराम शाह ने जब अपना एक हाथ इम्तिसाल और दूसरा सलवा के सामने किया तो हुरिया शाह ने शौक लहजे में कहा, तो वहाँ मौजूद सबके चेहरों पर मुस्कुराहट रेंग गई, जबकि सामने दाएं जानिब से आते आइस खान ने चॉकलेट ब्राउन आंखों में इश्तियाक लिए हुरिया शाह के सजे सवरे रूप को देखा था। अब क्या मुंह खोले देखते ही रहोगे? स्टेज पर लेकर आओ, इससे पहले तुम्हारा दूसरा साला ले आए। सलवा शाह को टिकटिकी बांधे देखते अरमगान खान के कान में जरगाम खान ने सरगोशी की तो वो सटपटाकर सीधा होता सलवा शाह की जानिब बढ़ा था। सलवा के सामने खड़े होते अपनी चौड़ी हथेली उसके सामने फैलाई तो सलवा शाह ने पलकों की झालर को मजीद गिराते अपना कपकपाता हाथ अरमगान खान की हथेली पर रखा था, जिस पर अरमगान खान ने अपना हाथ मजबूती से बंद किया तो सलवा शाह का नाजुक हाथ बुरी तरह लर्जा था। अरमगान खान के बाद हदायक शाह पलवशा की जानिब बढ़ा था। करीम कलर की शेरवानी पहने, चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाए, जबकि आंखों में चमक लिए वो पलवशा खान से 2 कदम के फासले पर रुका था। घूंघट से नजर आते पलवशा खान के खूबसूरत चेहरे को देखते हदायक शाह का दिल बेसाख्ता धड़का था। पलवशा खान के जिस्म पर कपकपाहट महसूस करते अकीदत ने नरमी से उसका हाथ थामकर हदायक शाह के हाथ पर रखा था, जिस पर उसने मुस्कुराकर सर को खम किया था। बलाज, सिबगा को लेकर आओ। समरीन बेगम ने मोबाइल में गुम बलाज शाह के करीब खड़े होते सख्त लहजे में कहा तो बलाज शाह ने मोबाइल की स्क्रीन से नजरें हटाकर सामने घूंघट लिए खड़ी सिबगा शाह को देखा था। यहाँ तक आ गई है तो क्या स्टेज पर नहीं आ सकती? और मुझे तो यहाँ कोई ऐसा पहाड़ नज़र नहीं आ रहा जो वहाँ तक नहीं था और यहाँ है जिसे वो पार नहीं कर सकती। लापरवाह लहजे में कहते नज़र दोबारा स्क्रीन पर जमाई थी, जबकि समरीन बेगम ने दांत किचकिचाकर अपनी ढीठ औलाद को देखा था। और तुम भी ना भूलो बलाज, मैं तुम्हारी माँ हूँ, अगर तुम सेकंड में ना हिले तो बलाज जूता उतारते हुए मैं किसी का लिहाज नहीं करूँगी। समरीन शाह के धमकी भरे लहजे में बलाज शाह ने हैरत से उन्हें देखा था, जो खूनखार नज़रों से उसे देख रही थी। एक लम्हे के लिए तो उसे यकीन करना ही मुश्किल हो गया था कि उसकी माँ इस उम्र में सब लोगों के सामने ऐसी धमकी भी दे सकती थी। खैर ये धमकी थी तो वो चाहता था कि बस धमकी तक ही रहे, क्योंकि वो इस कदर इज्जत करवाने का इरादा नहीं रखता था। इसीलिए मोबाइल उनकी जानिब बढ़ाता लंबे लंबे डंग भरता वो लम्हे में सिबगा शाह के सामने जा खड़ा हुआ था। सिबगा शाह की जानिब हाथ बढ़ाया तो अभी वो झिझकते हुए हाथ बढ़ाती बलाज शाह लम्हे की देर किए बगैर उसके बाजू को अपनी नर्म गिरफ्त में लेता पलटा था, जिस पर सिबगा शाह ने सटपटाकर बलाज शाह की जानिब देखा था। सोफे के करीब लाकर नरमी से सिबगा शाह के दोनों कंधों से थाम कर सोफे पर बैठाते गर्दन तिरछी करके साइड पर खड़े अपनी माँ को देखा था और जैसे कहा था और कुछ, जबकि बलाज शाह के आने से पहले ही हुरिया नामहसूस तरीके से वहाँ से हट चुकी थी। माँ मुझे ब्राइडल रूम में छोड़ आइए। रस्मों के बाद सबको खाने में मसरूफ़ देकर सिबगा ने कहा तो निदा बेगम ने सर इस बात में हिलाया था और समरीन बेगम को बताकर वो सिबगा को लिए ब्राइडल रूम की जानिब बढ़ी थी, जिस पर बलाज शाह ने एक नज़र उठाकर ब्राइडल रूम की जानिब जाती सिबगा शाह की पुश्त को देखा था और फिर सर झटकते मोबाइल में मसरूफ़ हो गया था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि बच्चा आकर बलाज शाह के सोफ़े के करीब रुका था। आप बाज हैं? बच्चे के किए गए सवाल और अपने नाम बिगाड़ने पर बलाज शाह ने आंखें छोटी करते उसे घूरा था। वो आपकी वाइफ बुला लिए बाइल गार्डन में।
छोटे छोटे हाथों को घुमाते चेहरे के मासूम डिज़ाइन बनाते हुए कहा। तो बलाश शाह ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। बच्चे के बालों को बिगाड़ते सर अस्बात में हिलाया था। अपनी नशीद से खड़े होते एक ताहिराना निगाह इर्द गिर्द दौड़ाई थी। जरगाम, आइस, अरमगान, हदायक और बहराम दूध पिलाई की रस्म के बाद वापस मर्दों वाली साइड पर चले गए थे, जबकि बलाशा वहीं ढीठों की तरह बैठा रहा था। यहाँ ढीठ बंद कर बैठना उसके लिए बेहतर ऑप्शन था, बजाय इसके कि वहाँ जाकर वो फजूल लोगों से मुबारकबाद वसूल करता और फिर बिला वजह की डिस्कशन का हिस्सा बनता। वो लंबे लंबे डग भरता। सिबगा शाह का दिमाग सेट करने की नीयत से गार्डन की जानिब आया था। अगर तुम यहाँ गार्डन में ना हुई, मेरे साथ कोई मजाक किया तो आई स्वेयर सिबगा, जान ले लूँगा तुम्हारी। चेहरे पर सख्त तासुरात सजाए मैसेज टाइप करके सेंड किया ही था कि कोई उससे बुरी तरह से टकराया था। बलाशा सही है या गलत, हुरिया को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस अब वो शख्स का सामना नहीं करना चाहती थी। यह यूँ था कि उस भयानक दिन के बाद से वो खुद में कभी इतनी हिम्मत नहीं रखती थी कि वो बलाशा का सामना कर सके। बलाशा उसके लिए मिस्टर परफेक्ट था, जिसमें कोई खामी नहीं थी, जो मुकम्मल था, हुरिया शाह का आइडियल। लेकिन वो मिस्टर परफेक्ट का बनाया हुआ बुत बलाशा ने अपने हाथों से बुरी तरह तोड़ा था। ना सिर्फ वो बुत, बल्कि हुरिया शाह का मान, भरोसा, यकीन और शायद दिल भी। ज़रूरी तो नहीं दिल मोहब्बत में ही टूटे, ये तो अक्सर बहुत अपने पर किए गए मान टूट जाने पर भी टूट जाता है। अपनी सोचों को झटकते हुरिया शाह ने गहरी सांस लेते सामने गार्डन में लगी लाइट्स को देखा था। वहाँ से निकलती वो हॉल के बैक साइड पर मौजूद गार्डन में आ चुकी थी। अभी वो पलटी के पीछे से आते वजूद के साथ बुरी तरह टकराई थी कि तभी पीछे मौजूद शख्स ने बर वक्त हुरिया शाह का बाजू थामते उसे गिरने से बचाया था, जबकि हुरिया शाह ने सख्ती से आंखें मींचते अपने कपकपाते हाथ सामने मौजूद शख्स के बाजुओं पर रखे थे। मैं नहीं करती मोहब्बत, नफरत है मुझे तुमसे शाह, शदीद नफरत। कानों में हुरिया शाह के सिसकते हुए अल्फाज गूंजे तो बलाशा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। नरमी से हुरिया शाह के हाथ अपने बाजू से हटाता भी वो पलटा कि हुरिया शाह ने अपनी आंखें खोली थी। अपने सामने बलाशा को देखते दिल धक से उछलकर हलक में आया था। क्रिस्टल ग्रे आंखें पल में आंसुओं से लबरेज हुई थी, जिसे देखते बलाशा ने सख्ती से होंठ भींचे थे। बलाश कदम पीछे लेती सरनफे बहलाते टूटे फूटे अल्फाज में कहा। तो बलाशा ने सख्ती से मुठियाँ भींची थी। देखो हुरिया, डरो मत, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तुम्हारे पीछे यहाँ आया भी नहीं, मैं बस जा ही रहा हूँ। हुरिया शाह के आंसुओं से तर होते चेहरे को देखते दोनों हाथ उठाते कदम पीछे लेते नरम लहजे में कहा। तो हुरिया शाह ने मतलाशी निगाहों से अतराफ में घुमाई थी। मुझे डर लगता है आपसे बलाश, खौफ आता है, खुदा के वास्ते मेरे सामने मत आया करें। आइस को मुझसे बदगुमान करना चाहते हैं ना आप, इसीलिए पीछा करते हैं ना मेरा। ना करिए प्लीज़, मैं मर जाऊंगी, ये जुल्म मत कीजिएगा मुझ पर। मैं कभी माजी की बात नहीं करूंगी, मैं उसके लिए आपको माफ़ भी कर चुकी हूँ। अब आप भी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। अभी वो जाने के लिए कदम उठाता ही कि हुरिया शाह के अल्फाजों पर वो पत्थर हुआ था। हर लफ्ज़ पर बलाश शाह ने खुद को शर्मिंदगी से ज़मीन में धंसते महसूस किया था। गुस्सा जज्बातीपन में उठाया गया एक कदम बलाशा को सारी उम्र के लिए नज़रें झुकाने पर मजबूर कर गया था। शर्मिंदगी इस कदर थी कि ज़बान से कोई लफ्ज़ अपने हक़ में अदा नहीं हो पा रहा था। होंठ काटते, नज़रें झुकाए, आंखों में नमी लिए बलाशा को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। तभी खुद में हिम्मत मुजतमा करते, गहरी सांस लेते, नज़रें झुकाए वो हुरिया शाह की जानिब बढ़ा था। अपनी जानिब आते बलाशा को देखते हुरिया पीछे हटती कि बलाशा ने नरमी से हुरिया शाह की कलाई थामते 2 कदम के फासले पर रुकते उसे रोका था, जबकि हुरिया सांस रोके फटी आंखों से बलाशा के हाथ में अपनी कलाई देख रही थी। बहुत शर्मिंदा हूँ, इस कदर कि लोगों की बोलती बंद करवाने वाले बलाशा के पास माफ़ी के लिए अल्फाज ही नहीं है। मुझसे डरो मत हुरिया, ये मत कहो कि मुझसे खौफ आता है। तुम्हारे लिए ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज होंगे, मगर मेरे लिए ये ऐसे तीर है जो मेरी रूह तक छलनी कर चुके हैं। तुम्हारा पीछा किया, लेकिन तुम्हें डराने के लिए, बल्कि तुम्हारे सामने झुक के माफ़ी मांगने के लिए। आइस को बदगुमान नहीं करना चाहता, बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये भी चाहता था कि तुम्हारी शादी उससे ना हो, मगर इसलिए नहीं कि मैं। कहते कहते वो रुका था, हाथ में थामी हुरिया शाह की कलाई को आज़ाद किया था। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी ज़ायद पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं तुम्हें किसी दुश्मनी को ख़त्म करने का मोहरा बनते नहीं देख सकता था। पहले ही तुम्हारा कसूरवार था। आइस खान से शादी के बाद तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचती तो मैं खुद को कभी माफ़ ना कर पाता। तुम खुश हो तो मैं भी खुश। मेरे सीने पर मौजूद शर्मिंदगी का बोझ शायद सारी ज़िंदगी ख़त्म ना हो, लेकिन तुम माफ़ कर दोगी तो मैं तुम्हारे एहसानमंद रहूँगा।
नज़रें झुकाए ठहरे लहजे में एक एक लफ्ज़ अदा करते। नज़रें उठाकर हुरिया शाह के आंसुओं से भीगे चेहरे को देखा था। हुरिया शाह के पीले पड़ते चेहरे को देखा बलाल शाह को तशवीश हुई थी। हुरिया तुम ठीक हो? झिझकते हुए हुरिया शाह का बाजू थामते इस्तफार किया था कि तभी पीछे से किसी ने बलाल शाह के हाथ को अपने हाथ में दबोच दी हुरिया के बाजू से हटाते झटके से दूर किया था। आइंदा अगर तुम मुझे मेरी बीवी के करीब दिखे भी तो बलाल शाह याद रखना वो दिन तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। बलाल शाह संभलता इससे पहले ही आइस खान ने दोनों हाथों में बलाल शाह का गिरेबान पकड़ते दबे दबे लहजे में घर आकर कहा तो बलाल शाह ने सख्ती से होंठ भींचे थे। तुम गलत। इससे पहले बलाल शाह अपनी बात मुकम्मल करता कि आइस खान का हाथ उठा था और बलाल शाह के चेहरे पर निशान छोड़ता गया था। शेरवानी का बटन खोलते तो गर्दन की पूंछ से हाथ फेरकर खुद पर काबू करते बलाल शाह ने सख्त नज़रों से अपने सामने खड़े आइस खान को देखा था। नज़रें आइस खान से होती पीछे खड़ी सिबगा शाह पर गई तो बलाल शाह की आंखों में खून उतरा था, जबकि सिबगा जो बलाल शाह के मैसेज को हैरत से पढ़ते बैक डोर से यहाँ आई थी, हैरत से बलाल और आइस को आमने सामने खड़ा देख रही थी। नज़रें उन दोनों से होती होंठों पर हाथ रख के कामती हुरिया पर गई। इससे पहले सिबगा हुरिया की जानिब बढ़ती कि आइस खान हुरिया का बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में लेता वहाँ से निकलता चला गया था। ये सब तुमने किया है ना? बलाल शाह के स्पार्ट लहजे पर सिबगा ने जाते हुए आइस और हुरिया से नज़र हटाकर उसे देखा था। बलाल शाह के सुर्ख वहशत ज़दा आंखों को देखते सिबगा को अपनी रीढ़ की हड्डी तक सनसनाहट महसूस हुई थी। कुछ बुरा होने का एहसास रगों पैर में सरायत किया था। क्या बलाज? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे मैसेज। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करती कि बलाल शाह सरस से उसके करीब आया था। चपटने के अंदाज में सिबगा का बाजू थामते कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे, जबकि वो गिरती पड़ती कभी लहंगा संभालती और कभी बलाल शाह के हाथ से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करती, मगर सब कोशिशें तब नाकाम हुई जब बलाल शाह ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते सिबगा शाह को पटकने के अंदाज में गाड़ी में धक्का देते धाड़ से दरवाज़ा बंद किया था। ये क्या कर रहे हो बलाज? बलाल शाह उसे लिए अपने फार्म हाउस में आया था। सिबगा शाह की किसी भी आवाज़ पर कान धरे बगैर वो उसे लिए सीधा अपने बेडरूम में आया था। कमरे में दाखिल होते वो उसे किसी अछूत की तरह ज़मीन पर धक्का देता कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगा था। फर्श पर गिरने से कहीं चूड़ियाँ टूट कर बिखरी थी, जिसमें उठती तकलीफ को नज़रअंदाज करते वो झटके से उठी थी, जबकि बलाल शाह की सुर्ख अंगारा होती आंखों और खूनखार तासुरात को देखते सिबगा के कदम बुरी तरह लड़खड़ाए थे। बलाल शाह को शेरवानी उतारते देख लफ्ज़ हलक से बामुश्किल निकले थे। जब तुम जानती थी कि वहाँ हुरिया है तो मुझे वहाँ क्यों बुलाया? जख्मी शेर की तरह धाड़ते एक ही जस्त में सिबगा शाह के करीब पहुँचते वो उसकी गर्दन को अपने दाएं हाथ में दबोचते पीछे दीवार से लगा चुका था, जबकि बलाल शाह की इस कदर ज़ोर से दीवार से लगाने पर सिबगा को अपना सर फटता महसूस हुआ था। गर्दन पर बढ़ते दबाव से अपनी सांसें रुकती महसूस हुई तो सिबगा शाह की आंखों से आंसू लड़ियों के माने चेहरे पर बिखरे थे। तुम इस हद तक गिर जाओगी सिबगा शाह, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। तुम इस कदर घटिया जहनियत की मालिक को मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। गले में पहने भारी हार को बेदर्दी से खींचकर उतारते घरा कर कहते सिबगा शाह को झटके से छोड़ा था। हाँ, तुमने सब बर्बाद कर दिया सिबगा, सब। मैं फिर से उसकी नज़रों से गिर गया। बालों को मुट्ठियों में दबोचते कमरे के बीचों बीच खड़े होते घरा कर कहते वो सिबगा शाह की सांसें रोक चुका था, जबकि दोनों हाथ होंठों पर रखकर अपनी सिसकियों का गला घूंटते वो दीवार के साथ बैठती चली गई थी। गर्दन से निकलता खून सुर्ख मादा स्याह रंग में जज्ब हुए जा रहा था। कपकपाते हाथों को ज़मीन पर रखते दीवार का सहारा लेते वो उठी थी। लड़खड़ाते हुए वो बलाल शाह के पीछे जाकर खड़ी हुई थी। ऐसे मत कहो बलाज, मैं मर जाऊंगी। सफाई नहीं दी गई थी, सिसकियों में इल्तिजा की गई थी। बहुत बेहतर होगा कि तुम मर जाओ सिबगा शाह। तुम नहीं मरोगी तो यकीन जानो मैं तुम्हें अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर दूंगा और मुझे रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं होगा। इल्तिजा की गई थी और इल्तिजा का गला बहुत बुरी तरह घोंटा गया था। लफ्ज़ थे कि खंजर खून भी नहीं बहा था और पूर लहू लोहान कर गए थे। और मेरी मोहब्बत, शहद रंग आंखों में आंसू लिए कपकपाते लहजे में इस्तफार किया तो बलाल शाह ने बेदर्दी से सिबगा शाह के बाजुओं को अपनी गिरफ्त में लिया था। मैं लानत भी नहीं भेजता इस मोहब्बत पर, जहर खान लहजे में कहते वो उसे पीछे की जानिब धक्का दे चुका था। सर फर्श से टकराया था, माथे पर लगी बिंदिया बुरी तरह माथे में पेवस्त हुई थी। खून की लड़ी माथे से बहती आंखों तक आई थी। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझसे मत उलझो, मुझे मत मजबूर करो कि मैं सारी मुरव्वत लिहाज छोड़कर तुम्हें बलाल शाह बनकर जवाब दूं। इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा।
घुटना ज़मीन पर टिकाते सिबगा शाह के बाल अपनी मुट्ठी में दबोचते घर आकर कहा तो सिबगा शाह ने आंसुओं से लबरेज शिकवा कुना नज़रों से बलाज शाह को देखा था। मैं भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी बलाज, इसलिए नहीं कि तुमने मेरे साथ यह सलूक किया, इसलिए कि तुमने मुझे अपनी सफाई पेश करने का एक मौका भी नहीं दिया। होंठों पर ज़ख्मी मुस्कुराहट सजाए बलाज शाह की आंखों में आंखें डाली। जवाब दिया तो बलाज शाह ने सख्त नज़रों से सिबगा शाह को देखा था। मुझे और बेवकूफ़ मत बनाओ। जो लड़की निकाह करने के लिए अपनी माँ को हॉस्टल भेजने तक का ड्रामा कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। मेरे रवैये में तुम्हारे लिए कभी कोई नरमी थी भी तो वो इसलिए कि मैंने किसी रिश्ते से तुम्हें अपना माना था। वो नरमी तुम्हारी सो कॉल मोहब्बत की नहीं, बलाज शाह की फितरत की वजह से थी। अब तुम्हें बताऊंगा कि बलाज शाह अपने नापसंदीदा लोगों के साथ कैसा सलूक रवा रखता है। एक एक लफ्ज़ को चबा कर कहते, माथे से निकलते खून की लकीर पर अंगूठा फेरते सिबगा शाह की आंखों में देखा था। होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए वो झटके से उठता वहाँ से निकलता चला गया था। अकीदत सुनो, बलाल सिबगा को लेकर चला गया है और आइस भी शायद हुरिया को ले गया। एक तो इन बच्चों को भी कोई पूछने वाला नहीं, भला ये तुक बनती थी। अब रुखसती का टाइम है, क्या कहूँ जाकर मैं। समरीन बेगम का बस नहीं चल रहा था कि बलाज शाह सामने हो और वो उसे सच में जूता लगा दे। ओहो ताईजान, कुछ नहीं होता। कहेंगे कि 4 रुखसतियाँ थी, इसीलिए सब अपनी अपनी बीवियों को लेकर जा रहे ताकि रश कम हो, और हुरिया वैसे भी थकी हुई थी, शायद इसलिए आइस उसे ले गया हो। अब चलकर दूसरों को रुखसत करवाइए, इससे पहले आपके दूसरे बेटे या दामाद भी अपनी बेटी को खुद ही रुखसत करवा कर ले जाएं। अकीदत के कहने पर कश्यप बेगम ने मुस्कुराते हुए सर नफ़ी में हिलाया था। ठीक कह रही अकीदत, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है। गाँव वाले मेहमानों को गाँव वापस पहुँचने में भी देर हो जाएगी। कहा भी था जरगाम से कि अगर मेहंदी हवेली में हो गई तो बारात भी वहीं आ जाएगी, मगर ये लोग सुन ले तो फिर ना। चले, जैसे भी हो गया बहुत अच्छा हो गया। मेहमान चले जाएंगे, अगर ना भी जा सके तो हदाई करवा लेगा इंतज़ाम। कश्यप बेगम के कहने पर हलीमा बेगम ने जवाब दिया तो उन सब ने तायदी अंदाज में सर हिलाया था। बाकी डिस्कशन बाद में कर लीजिएगा, ये सामान गाड़ी में रखवाइए और करें रुखसती। अकीदत ने गिफ्ट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा तो कश्यप बेगम ने मुलाजमों को इशारा किया था। तो ये थी अब वाली एपिसोड और होप्स हो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा नहीं ख्याल कि सिबगा ने उसको बुलाया होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी ने दरमियान में कुछ रोला डाला है जिसकी वजह से बलाज को गलत फहमी हुई है और पता नहीं ये किसने किया है। अजीब है, एक तो इतने जज्बाती हैं हीरो, इतने जज्बाती हैं ना इस नावल में, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ऐसे नहीं होता ना कि बग़ैर पूछे बग़ैर तस्दीक किए आप कर लो, हर दफ़ा तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। बहुत सारे यहाँ पर होता ही ऐसा है, जज्बातियत में आकर फैसले कर दिए जाते हैं, सुना दिया जाता है, फिर बाद में माफ़ियाँ मांगी जाती हैं। खैर, नावल ऐसा ही है और ऐसे ही जा रहा है। और मैं बताती चलूँ कि इसकी ज़्यादा एपिसोड्स नहीं हैं, थोड़ी सी बाकी एपिसोड्स रह गई हैं तो वो लिख भी नहीं रही हैं। 13 मई को उन्होंने लास्ट एपिसोड प्रोवाइड की थी, ये जब तक फेसबुक पर है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूँगी। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करूँगी। अभी तो आप लोगों ने ये सुन लिया नावल, इसके थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को अगली एपिसोड भी प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। आज मैंने आप लोगों को 1 घंटे से ज़्यादा ही एपिसोड्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन थोड़ा उनको पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है ताकि मेरे लिए उसको अपलोड करना आसान हो और आप लोगों के लिए भी सुनना आसान हो, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसके अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।